नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू सेंटर पर। तो दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कुछ ये भी ज़रूरी है कि आप थ्योरी भी कम से कम पढ़ते रहें, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको भूलता रहेगा। तो दोस्तों, हमने पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया। आज मैं उसका थ्योरी 2 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो छोटा-छोटा ही बना रहा हूँ, जिससे आपको कम से कम आप बोर ना हो, आप जल्दी से उसको पढ़ लें और उसको देख लें और आपका समय बहुत ज़्यादा ना इसमें लगे। और फिर आप जो भी और किताबें पढ़नी है उसको पढ़ लिया करिए, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और भी कहीं से सोर्स हो उससे उसको सॉल्व कर लिया करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, वो सब भी आप सॉल्व करते थे पुराने वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो के। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें दोस्तों, पार्टनरशिप में सबसे पहले जान लीजिए कि जो ये भारतीय भागीदारी अधिनियम जो है 1932 जो है, ये 1 अक्टूबर 1932 को यह जो है ये लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को। एक बात और आपको बता दें कि इसमें जो है दोस्तों, जो अध्याय हैं यानी कि जो चैप्टर हैं वो टोटल हैं 8 और धाराएँ जो हैं, इसमें जो धाराएँ हैं वो हैं 74। टोटल धाराएँ 74 हैं, चैप्टर है 8। ठीक। अब 2 चीज़ें आप जान गए। अब तीसरी बात ये है कि ये कब से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 से और ये पारित हुआ 8 अप्रैल 1932 को यह पारित हुआ था। यानी कि 8 अप्रैल को यह पारित हुआ था 1932 को, फिर जाकर के कब लागू हो रहा? 1 अक्टूबर 1932 में, कई महीनों बाद फिर जाकर के यह परिवर्तन में आया। किंतु इस अधिनियम की धारा जो 69 है दोस्तों, जैसे पूरा अधिनियम तो आपका जो प्रभाव में आ गया वो 1 अक्टूबर 1932 को आ गया, लेकिन जो धारा 69 है यह 1 साल बाद लागू हुआ, यानी 1 साल बाद परिवर्तन में आया। ये कब आया? 1 अक्टूबर 1934 को यह परिवर्तन में आया, यानी 33 को, या 1932 को या 1933 को यह परिवर्तन में आया, 1 साल बाद। अब और आगे देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन फर्म का निर्माण, उसका पंजीकरण, विघटन और पंजीकरण न होने के प्रभाव से संबंधित विधि का उपबंध इसमें किया गया है। क्या क्या किया गया कि फर्म का निर्माण कैसे होगा, उसका पंजीकरण कैसे होगा, विघटन कैसे होगा, पंजीकरण न होने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा फर्म पर। इसे जितनी भी चीज़ें इन्हीं से संबंधित विधियाँ भागीदारी अधिनियम में दी गई हैं। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 2 जो है वो परिभाषा खंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिभाषा खंड से। अब परिभाषा किसी चीज़ की दी गई है? तो इसमें दी गई है, ठीक, कारोबार की परिभाषा। तो कारोबार को धारा 2 खा में परिभाषित किया गया है, 2 खा में। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्येक व्यापार, उपजीविका और वृद्धि इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है फर्म का कार्य। तो यह जो दिया है ये 2 काम में दिया गया है। फर्म कार्य जो है 2 काम में इसको परिभाषित किया गया है। फर्म कार्य से क्या तात्पर्य है? तो फर्म कार्य से फर्म के सभी भागीदारों या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जिसमें फर्म के द्वारा या उसके विरुद्ध परिवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है। तो आपने देखा कि 2 डिफिनीशन यहाँ पर ये दी गई है। 2 डिफिनीशन और भी दी गई हैं। इसमें जो है एक है विहित। तो विहित का क्या तात्पर्य है? ये दिया गया है सेक्शन 2 ग में, यह दिया गया है विहित। तो इसमें विहित का तात्पर्य है कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित का तात्पर्य है कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। और एक डिफिनीशन इसमें दी गई है जो कि 2 घ में दी गई है। वह बात करता है पर व्यक्ति। तो पर व्यक्ति हम किसे कहते हैं? ठीक, तो पर व्यक्ति हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। पर व्यक्ति पद से जब या किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फर्म में भागीदार नहीं है। तो सीधा यह जान लीजिए कि पर व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति है जो फर्म में भागीदार नहीं है। ठीक। आगे फिर दोस्तों आता है फिर कि इसमें क्या है कि भागीदार, फर्म और फर्म की संपत्ति की परिभाषा जो है ये दी गई है सेक्शन 4 में। जो मेन परिभाषाएं हैं वो सेक्शन 4 में दी गई हैं कि जो अधिनियम के नाम से हिसाब से जो परिभाषाएं आपको पहले जाननी चाहिए थी वो सेक्शन 4 में दिया गया। जैसे भागीदारी किसको कहते हैं, भागीदार किसको कहेंगे, फिर फर्म किसको कहेंगे, फर्म संपत्ति किसको कहेंगे,
ये सब आपका दिया गया है सेक्शन 4 में। तो भागीदारी से क्या तात्पर्य है? तो भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में, यहाँ ध्यान रखिएगा, कारोबार के, अगर यह कह देता कि संपत्ति में, तो संपत्ति में नहीं, तब भागीदारी नहीं मानी जाएगी। तो जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने, यानी लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भागीदारी किसे कहते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति अकेले भागीदारी का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है कि वो आपस में एक करार करते हैं। करार किस बात की होती है कि उस कारोबार में जो भी लाभ प्राप्त होगा उसके अंश का बंटवारा उनके बीच में किया जाएगा। आगे क्या है उसके बाद? आगे फिर आता है कि आपने देखा कि भागीदारी की परिभाषा आप जान गए। अब भागीदार किसको कहते हैं? तो वह व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है। जैसे वह व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली, जैसे मान लीजिए ए और बी, इन दोनों ने आपस में भागीदारी, जैसे इन दोनों ने आपस में भागीदारी कर ली है। तो यह क्या है कि ये व्यक्तिगत स्तर पर जो है, या इनको क्या कहते हैं कि भागीदार कहते हैं। ठीक, इनको व्यक्तिगत स्तर पर क्या कहेंगे? ए और बी दोनों को हम कहेंगे यहाँ पार्टनर। ठीक, इनको हम कहेंगे भागीदार। ठीक, इनको हम कहेंगे व्यक्तिगत स्तर पर भागीदार कहेंगे। लेकिन अगर इनको हम सामूहिक स्तर पर दोनों को अगर हम मिला दें, सामूहिक स्तर पर दोनों को हम कहते हैं फर्म कहते हैं। सामूहिक स्तर पर हम दोनों को फर्म कहते हैं। और वहीं जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है वह फर्म नाम कहलाता है। जिस नाम से, मान लीजिए कि कोई भी नाम A to Z रख लेते हैं, Z नाम रख लेते हैं, तो जो भी नाम ये रहेगा इसको हम क्या कहते हैं? फर्म नाम इसको हम कहते हैं। आगे फिर दोस्तों आता है कि भागीदारी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। भागीदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। भागीदारी संबंध करार से उद्भूत होता है। यहाँ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भागीदारी संबंध करार से उद्भूत होता है या परिस्थिति से। तो भागीदारी का संबंध जो है करार से उद्भूत होता है। भागीदारी और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति भागीदार का गठन नहीं कर सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। भागीदारी करार का उद्देश्य कारोबार का लाभ बांटना है, यह भी ध्यान रखिएगा, संपत्ति का बंटवारा करना नहीं है। चौथा है भागीदारी कारोबार सभी भागीदारों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा सबकी ओर से संचालित होता है। अब इसमें देखिए, भागीदारी का गठन होने के बाद यह कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसमें काम करें। एक व्यक्ति भी, सभी लोग सबके लिए कार्य कर सकते हैं, एक व्यक्ति सबके लिए भी काम कर सकता है। कॉक्स बनाम हिकमैन के मामले में लॉर्ड जस्टिस केनवर्थ ने पारस्परिक अधिकरण को भागीदारी का मूल तत्व घोषित किया। किसको? पारस्परिक अभिकरण को जो है इन्होंने भागीदारी का मूल तत्व घोषित किया। किस बाद में? कॉक्स बनाम हिकमैन के बाद में। भागीदारी की परिस्थिति से संबंधित धारा 5 है। ठीक, भागीदारी की परिस्थिति से संबंधित धारा 5, यानी कि धारा 5 क्या कहती है कि भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है, परिस्थिति से नहीं। और जैसे कि विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक जो है कारोबार चलाते हैं, या बर्मी 2 चीज़ हैं, या तो हिंदू जो है अविभक्त फैमिली है, या तो हिंदू जो अविभाजित फैमिली होते हैं, अविभक्त जो फैमिली होते हैं, और बर्मी बौद्ध है, एक हैं बर्मी बौद्ध। ठीक है, बर्मी बौद्ध पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं हैं। यानी कि अगर हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं, तो अगर मान लीजिए कि कोई परिवार है, जो परिवार मान लीजिए जिसमें ABCD, इसमें सब एक ही परिवार के, सब संयुक्त परिवार के सब सदस्य हैं, ये सब संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, और ये आपस में कोई कारोबार करते हैं। तो यह जो है कोई भी कारोबार करें, भले ही वो आपस में अंशों का बंटवारा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये संयुक्त हिंदू जो परिवार हैं, यह जो है ये भागीदार ये जो है भागीदार नहीं माने जाएंगे, और इनका जो सामूहिक रूप है यह भागीदार नहीं माने जाएंगे। ठीक, यानी भागीदारी नहीं मानी जाएगी और भागीदार नहीं माने जाएंगे, इनका सामूहिक रूप फर्म नहीं माना जाएगा।
और इसी तरीके से जो बर्मी बौद्ध हैं वो पति पत्नी अगर आपस में इस तरीके से कोई कारोबार करते हैं तो अभी जो है भागीदार नहीं माने जाते हैं। अगला जो है आपका भारतीय भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता, परिस्थिति से नहीं। ये धारा 5 में बताया गया है। यदि निम्नलिखित व्यक्ति मिलकर कारोबार करते हैं तो भागीदारी नहीं होगी। हमने इसको आपको ऊपर बता दिया कि अगर मान लीजिए संयुक्त हिंदू कुटुंब के सदस्यगण जो उस हैसियत में पारिवारिक कारोबार संचालित कर रहे हैं, या बर्मा के बौद्ध ऐसे पति या पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चला रहे हैं, तो ये लोग भागीदार नहीं होंगे। ठीक, भागीदारी करार प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकता है। कैसा हो सकता है? यह तो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। तो भागीदारी संबंध की अवधारणा से संबंधित धारा क्या है? भागीदारी संबंध की अवधारणा से संबंधित धारा 6 है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया धारा 6 में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं, पक्षकारों के बीच के उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होता है। यानी कि अगर यह पता लगाना हो कि कोई जो आपस में जो संबंध है व्यक्तियों के बीच, तो क्या हुआ भागीदारी संबंध है या नहीं है, तो उसके वास्तविक संबंधों का पता लगाना होता है। किसका? वास्तविक संबंधों का। इधर है, यदि निम्नलिखित व्यक्ति किसी कारोबार में अंश प्राप्त करते हैं तो वे भागीदार नहीं हैं। कुछ यहाँ पर अपवाद भी दिया गया है कि अगर वे मान लीजिए कि वे आपस में अगर कारोबार में अंश भी प्राप्त करते हैं तो वे भागीदार नहीं माने जाते हैं। कौन कौन है ऐसे व्यक्ति? जो किसी कारोबार में धन उधार दिए हों। मान लीजिए कि कोई कारोबार चल रहा, उसमें किसी ने धन उधार दे दिया उसको चलाने के लिए। किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में अंश पाना। भाई कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो अगर उसमें मान लीजिए पारिश्रमिक के रूप में अंश पाता है तो अंश उसको कहाँ से मिलेगा? जो उस कारोबार में जो लाभ प्राप्त होगा उसी में से उसको दिया जाएगा, लेकिन उसका जो अंश है वो पारिश्रमिक के रूप में है, इसीलिए वो भागीदार नहीं माना जाता। तीसरा है, किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में। मान लीजिए कि कोई स्त्री है जिसका पति काम करता था और वह मर गया तो विधवा हो गई, या उसका कोई बच्चा है तो उसको 1 साल में उसको कुछ जो एक मुश्त जो रकम दी जाती है वह भी यह नहीं माना जाता कि वह उसमें भागीदार हो गई है। कारोबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारोबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप। कारोबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारोबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप जो कुछ उसे मिलता है उसके आधार से वह क्या होता है? भागीदार नहीं बन जाता है। भागीदारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भागीदारी? एक होती है कि इच्छाधीन भागीदारी, एक होती है विशिष्ट भागीदारी। इच्छाधीन भागीदारी को धारा 7 में बताया गया है और विशिष्ट भागीदारी को धारा 8 में बताया गया है। अब इसमें जहाँ भागीदारों के मध्य अपने भागीदारी की अवधि, ध्यान रखिएगा, भागीदारी की अवधि या भागीदारी के समापन के बारे में संविदा द्वारा कोई उपबंध ना हो, वहाँ भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी होती है। यानी कि कोई भागीदारी कितने समय तक चलेगी, अगर इस तरीके से कोई अवधि नहीं डिसाइड की गई, पहले से कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है, कोई निर्धारित अवधि नहीं है, या भागीदारी के समापन के बारे में कोई संविदा नहीं किया गया है, तो वहाँ पर क्या है, ऐसी भागीदारी जो है वो इच्छाधीन भागीदारी कहलाती है। इच्छाधीन भागीदारी का समापन किसी भी भागीदार द्वारा अन्य भागीदारों को विघटन की लिखित सूचना देकर की जा सकती है। यदि विघटन की सूचना में कोई तिथि नियत है तो विघटन उस तिथि से होगा, और यदि कोई तिथि नियत नहीं है तो उस तिथि से जिस दिन सूचना संसूचित हुआ है विघटन प्रभावी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी विशेष प्रोद्यमों या उपक्रमों में भागीदार होता है तो उसे विशिष्ट भागीदार कहलाती है। अब यहाँ देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी विशेष प्रोद्यमों या उपक्रमों में भागीदार होता है तो ऐसी भागीदारी को विशिष्ट भागीदारी हम कहते हैं। अब भागीदारी के साधारण कर्तव्य से संबंधित जो है धारा 9 है, यानी कि भागीदारों के क्या कर्तव्य होंगे उससे संबंधित जो है धारा जो है 9 है। इसमें क्या क्या कर्तव्य होंगे? तो भागीदारी के कारोबार के समय भागीदार के निम्न जो है वह कर्तव्य होंगे। क्या क्या है? कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। ठीक, अब इसमें जो है कारोबार के संचालन कर्तव्यों का तत्परता से पालन करना, कारोबार के संचालन में कर्तव्यों का तत्परता से पालन करना, किसी भी मतभेद को आपसी राय से समाप्त करना, कारोबार के बहियों का निरीक्षण करना। यानी कि इसमें जो है
आप ये जानिए कि भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारोबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण, जो कर्तव्य की बात है उसको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कर्तव्य होता है। मान लीजिए कि क्या क्या कर, तो भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारोबार को चलाने, कि माने कि ऐसे फर्म को चलाया जाए कि उस फर्म का सबसे ज़्यादा फायदा हो। एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहने, यानी कि सभी भागीदार एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहेंगे तथा हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि, जो उसके विधिक प्रतिनिधि हैं, को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध हैं। तो यानी कि सभी जो भागीदार हैं एक दूसरे भागीदार को या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उससे संबंधित जो है फर्म से संबंधित जितने भी लेखा हैं उनको क्या है उससे संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए हर भागीदार आबद्ध है। अब आगे देखिए कि धारा 13 क्या कहता है। धारा 13 के दिन सभी भागीदार का पारस्परिक अधिकार और दायित्व निम्न है। कारोबार के संचालन में कोई पारिश्रमिक पाने का अंश नहीं है। इसमें देखिए धारा 13 में बताया गया कि कारोबार के संचालन में कोई पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं है। किनका? भागीदारों का। कारोबार के लाभ और हानि में अंश या अभिदाय पाने का अधिकार, अतिरिक्त पूंजी लगाने पर ब्याज पाने का अधिकार, युक्त ढंग से किए गए कार्य के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, उपेक्षा पूर्वक किए गए कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। तो यहाँ पर क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है इसमें आपका बताया गया है। अगला है कि फर्म की संपत्ति से संबंधित धारा। तो फर्म की संपत्ति से संबंधित धारा जो है धारा 14 में यह बताया गया है कि फर्म की संपत्ति किसको हम कहते हैं। तो भागीदारों के बीच जो है फर्म की संपत्ति में निम्न आता है। फर्म की संपत्ति में यह निम्नलिखित आते हैं। फर्म के कारोबार में लगाई गई मूल संपत्ति, फर्म के लिए क्रय की गई या अर्जित की गई संपत्ति, फर्म का गुडविल, ये सब जो है ये फर्म की संपत्ति में आते हैं। भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित धारा 17 है। भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जो है वह है धारा 17। अब इसमें जो है कि धारा 17 निम्न अवस्थाओं में भागीदारों के अधिकारों या कर्तव्यों का उल्लेख करती है। क्या है? फर्म में तब्दीली होने के पश्चात, फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात, जहां अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों, यहाँ पर जो है वह अवस्थाओं में इनके अधिकारों का उल्लेख करती है धारा 17। प्रत्येक भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म के अभिकर्ता होते हैं। यह भी जान लीजिए कि प्रत्येक जो भागीदार होते हैं फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म के जो होते हैं वो उसके अभिकर्ता माने जाते हैं, यानी उसके एजेंट माने जाते हैं। आगे चूंकि प्रत्येक भागीदार फर्म का अभिकर्ता, इसलिए भागीदारी कारोबार के संबंध में भागीदार द्वारा परपक्षकारों के साथ किए गए कारोबार मालिक के रूप में फर्म पर आबद्धकारी होंगे। यानी कि जो भी भागीदार हैं चूँकि उसके अभिकर्ता माने जाते हैं तो उनके द्वारा जो भी कारोबार किए जाएंगे वह मालिक के रूप में फर्म पर आबद्धकारी होंगे। फर्म के भागीदारों का विवेचित प्राधिकार से संबंधित धारा जो है वह है 19। यानी कि उनको जो विवेचित प्राधिकार क्या होगा, भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवेचित प्राधिकार। तो इसमें जो है भागीदारों का यह विवेचित प्राधिकार होता है कि प्रायिक रीति से फर्म के कारोबार को संचालित करने, ऐसे कार्य से फर्म आबद्ध होता है। निम्नलिखित कार्य करने का फर्म के भागीदारों का विवेचित प्राधिकार नहीं है। यानी कि जो फर्म के भागीदार हैं वह जो है वह निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे, उनका यह विवेचित प्राधिकार नहीं है। क्या क्या नहीं है कि विवाद को मध्यस्थम को निवेदित करने, फर्म की ओर से अपने नाम का खाता खोलने, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये धारा 19 में ये सब बताई गई हैं कि क्या क्या वो नहीं करेंगे। फर्म के भागीदार जो हैं उनको क्या क्या विवेचित प्राधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, फर्म का अभिकर्ता क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं। फर्म का भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवेचित प्राधिकार क्या क्या नहीं है। तो विवाद को मध्यस्थम को निवेदित करने, फर्म की ओर से अपने नाम का खाता खोलने, फर्म के किसी दावे का त्याग करना या समझौता करना, किसी बात या कार्यवाही का प्रत्याहरण करना, फर्म के विरुद्ध किसी बात या कार्यवाही में कोई दायित्व स्वीकार करना, फर्म की ओर से कोई स्थावर संपत्ति अर्जित करना या अंतरित करना भागीदारी में सम्मिलित होगा। तो इतना कार्यवाही जो है वह नहीं करेगा अपने मन से। भागीदार के प्राधिकार दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्राधिकार और विवेचित प्राधिकार। भागीदार के प्रत्यक्ष प्राधिकार वह जो पारस्परिक संविदा के अधीन हैं, और भागीदार के विवेचित प्राधिकार निम्न दो बातों पर निर्भर करते हैं: भागीदारी कारोबार की प्रकृति और भागीदारी कारोबार के संचालन का ढंग।
तो फर्म के भागीदार पारस्परिक संविदा द्वारा किसी भी भागीदार के प्राधिकार को विस्तारित या परिसीमित कर सकते हैं। यह धारा 20 में बताया गया है। आगे प्रत्येक भागीदार का आपात में प्राधिकार यह है कि वह फर्म को क्षति से बचाने के लिए एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह वह सब कार्य करे जो वह अपने मामले में करता है। यह धारा 21 में बताया गया है कि जो फर्म का जो भागीदार होगा वह कैसे कार्य को करेगा। तो उस प्रकार से कार्य करेगा जैसे कि वह अपना कार्य करता है एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की तरीके, वह जिस तरीके से अपना कार्य करता है उसी तरीके से फर्म का भी कार्य वह करेगा। फर्म के भागीदार के विकसित प्राधिकार से संबंधित धारा 19, 20 और 21 है। विपदेशन से संबंधित धारा क्या कौन सी है? 28। विपदेशन से संबंधित धारा 28 है। जहाँ कोई भागीदार मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा या व्यपदेशन करता है या जानबूझकर करने देता है कि वह किसी फर्म का भागीदार है और ऐसे व्यपदेशन पर विश्वास करके कोई कार्य किया हो या वह व्यक्ति कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा। व्यपदेशन 3 प्रकार से हो सकता है। किस किस तरीके से? यह हो सकता है मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, आचरण द्वारा और विश्वास या ज्ञान द्वारा। 3 तरीके से व्यपदेशन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति फर्म से निकल जाता है तो उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से देनी चाहिए और यदि सूचना नहीं देता है और व्यपदेशन करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। व्यपदेशन का सिद्धांत निम्न पर लागू नहीं होता है। किस पर? सुषुप्त भागीदार पर, किसी भागीदार के दिवालिया होने पर और मृत भागीदार पर, इन पर जो है व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मार्टिन बनाम ग्रे एवं बीबन बनाम नेशनल बैंक लिमिटेड का बाद मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा व्यपदेशन पर आधारित है। अगला जो है पोर्ट्स बनाम इंसेल का बाद आचरण द्वारा व्यपदेशन पर आधारित है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि कौन कौन से बात किस पर आधारित हैं। तो ये जो मार्टिन बनाम ग्रे है और बीबन बनाम नेशनल बैंक लिमिटेड, ये मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा व्यपदेशन पर आधारित है। ये आचरण द्वारा व्यपदेशन पर आधारित है। पोर्ट्स बनाम इंसेल। कोई अवयस्क व्यक्ति फर्म का भागीदार नहीं हो सकेगा किंतु वह अन्य भागीदारों की सम्मति से उसको भागीदारी के फायदे में सम्मिलित किया जा सकेगा। यह चीज़ें याद रखिएगा कि सामान्यतः कोई भी जो माइनर है वह फर्म में भागीदार वह नहीं होगा, वह फर्म में भागीदार कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन सभी भागीदारों की सम्मति से जो होता है उसको भागीदारी के फायदे में सम्मिलित किया जा सकता है। अवयस्क भागीदार फर्म के कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है। यह भी याद रखिएगा कि जो अवयस्क भागीदार होता है वह अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है। अवयस्क व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है तो अवयस्क होने की तारीख और उसको भागीदारी के फायदे में सम्मिलित करने के ज्ञान होने की तारीख से जो भी पश्चात की हो कि 6 माह के भीतर किसी भी समय ऐसा व्यक्ति लोक सूचना दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदार होने का निर्वाचन कर लिया है। किंतु यदि सूचना नहीं दी जाती है तो 6 माह की समाप्ति पर वह फर्म का भागीदार हो जाएगा, यानी कि फर्म का भागीदार वह स्वतः हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अवयस्क भागीदार के फर्म के कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है, सिर्फ उसकी संपत्ति उसके लिए दायी होती है। जब अवयस्क व्यक्ति भागीदार हो जाता है तब वह पर पक्षकारों के प्रति वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी हो जाता है। जब वह क्या होता है कि भागीदार जब हो जाएगा तब वह क्या होता है मेजर होने पर फिर वह पर व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी हो जाता है। जहाँ अवयस्क व्यक्ति वयस्क होने पर भागीदार होने का निर्वाचन नहीं करता है वहाँ उसका अधिकार और दायित्व पूर्ववत की तरह बना रहेगा। उसका अंश फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वह संपत्ति और लाभों में के अपने अंश के लिए बात ला सकेगा। किसी फर्म में नए भागीदारों की प्रविष्टि धारा 31 के अधीन होता है। मान लीजिए कोई फर्म है उसमें नए भागीदारों की प्रविष्टि किस सेक्शन के अंतर्गत होता है? धारा 31 के अधीन बताया गया है कि नए जो भागीदार हैं उनकी प्रविष्टि धारा 31 के अंतर्गत होती है। कोई भी व्यक्ति सभी वर्तमान भागीदारों की सम्मति से फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया जा सकता है। यानी कि कैसे कोई भी नया व्यक्ति फर्म में यानी भागीदारी में प्रवेश कर सकता है? तो सभी भागीदारों की सम्मति से। भागीदार को बाहर निकलने से संबंधित धारा 32 है।
कि भागीदार को जो बाहर निष्कासित करने से संबंधित जो धारा है वह है 32। कोई भी भागीदार निम्न प्रकार से निवृत्त हो जाता है। कैसे? अन्य सब भागीदारों की सम्मति से भागीदारों की अभिव्यक्त करार के अनुसार इच्छाधीन भागीदारी की दशा में अन्य सब भागीदारों को निवृत्त होने की लिखित सूचना द्वारा। तो ये सब इतने तरीके से कोई भी भागीदार क्या होता है, वह निवृत्त हो सकता है, यानी रिटायरमेंट हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट इसका मैं लेकर के जल्दी आऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।